मेरे बहुत प्यारे साथियों, सहपाठियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेहरा क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान विज्ञान विषय की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हमने बैच लॉन्च किया है। अगर आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, तो केवल 2,999 रुपये में आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और राजनीति विज्ञान विषय के लिए ए टू जेड तैयारी आप यहाँ से कर सकते हो। विषय पे अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हो, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो और एग्जाम में अच्छी सफलता पा सकते हो। अभी हम पढ़ रहे हैं भारतीय राजनीतिक विचारक, जिसमें जो आज के हमारे थिंकर है महात्मा गांधी को हम पढ़ने वाले हैं और समझेंगे कि किस तरीके के राजनीतिक विचार हमारे महात्मा गांधी ने दिए हैं और किस तरीके से राजनीतिक विज्ञान में कहीं न कहीं इन्होंने अपनी एक मौलिक देन दी है अपने विचारों को लेकर, सर्वोदय से लेकर के, है ना? सत्याग्रह, सर्वोदय से लेकर बहुत सारी बात कहते हैं, सत्य, अहिंसा को भी राजनीति में प्रयोग करते हैं। इनका जीवन ना एक संत की तरह रहा है, तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो हम आज इसमें पढ़ते हैं बिना देरी किए महात्मा गांधी जी के राजनीतिक विचार। हमारे जो महात्मा गांधी हैं, दुनिया के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से एक है, ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, है ना? आप जैसे कि जानते हो गांधी जी का जन्म हमारा कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 1869 में गुजरात में इनका जन्म होता है। जन्म के बाद से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पहले ब्रिटेन इंग्लैंड जाते हैं, इंग्लैंड के बाद में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं वकीली करने के लिए, है ना? इसके साथ ही जैसे इनका जो मुख्य योगदान था कि जो गुलामी की जंजीरों से हिंदुस्तान जकड़ा हुआ था, उसको विदेशी हुक्मरानों से मुक्त कराने वाले देशभक्तों में महात्मा गांधी का जो स्थान है, वो सबसे अग्रणी है। इन्हें स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपिता कहा जाता है ना, ये बहुत ज़्यादा गौरवशाली और प्रतिभावान व्यक्ति थे। इनका योगदान न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में गाया जाता है। इन्होंने विदेशी शासकों पर अस्त्र-शस्त्रों के द्वारा नहीं बल्कि अहिंसा और सत्य और अहिंसा के बल पर विजय प्राप्त की है। इन्होंने आजीवन स्वयं सेवक के रूप में मानव जाति के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। मानवता की सेवा और समाज को सद्मार्ग पर लाने के लिए इन्होंने सबको प्रेरित किया। सेवा, परोपकार, दया, शांति, प्रेम, अहिंसा और शिक्षा के माध्यम से खुद इन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया, स्वधर्मों की शिक्षा का प्रचार एक तरीके से किया। गांधी जी ने अपने जीवन के खट्टे-मीठे अनुभव से हमको बोध कराया है ना, और इसके आधार पर उचित शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, आज़ादी के लिए भरकस इन्होंने प्रयास किया और अंततः सफलता पाई, है ना? इन्होंने मुख्यतः इनके जो विचार हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन नहीं बल्कि इन्होंने ना केवल भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को बल्कि पूरे दुनिया के स्वतंत्रता आंदोलन और व्यक्तियों को प्रभावित किया है। फिर चाहे आप देखें दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला हो, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा, या शुमेकर जो है पर्यावरणीय इनके विचारों का समर्थन करते हैं, मार्टिन मार्टिन लूथर अमेरिका में इनके विचारों का समर्थन करते हैं। फिर चाहे परमाणु युद्धों को रोकने का हो, दुनिया में शांति की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर आज भी इनके विचार बहुत प्रासंगिक है। सत्य और अहिंसा को इन्होंने अपना मुख्य हथियार बनाया और ना केवल बातों से बल्कि स्वयं अपने जीवन में इनको उतार कर एक अद्भुत उदाहरण हमारे सामने पेश किया। स्वराज और सर्वोदय की एक नई विचारधारा लेकर आए राजनीति में और उसको बल देकर इन्होंने आम जन के जीवन से जोड़कर एक राजनीति को नई दिशा प्रदान की, है ना? ये सत्ता प्राप्ति के लिए इन्होंने ना केवल नैतिकता को आवश्यक बनाया, बल्कि उसके लिए आदर्श के भी निर्माण किए, जिसके आधार पर एक राज्य को संचालित किया जा सकता है ना? ये अपना एक राम राज्य देते हैं, जिसको आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में अपनी मान्यता देते हैं, ताकि ये लोकतंत्र के बहुत बड़े आलोचक थे। इन्होंने तो यहाँ तक कि ब्रिटेन की जो संसद है, उसको बांझ औरत तक कह दिया। कि इन्होंने स्वदेशी और विकेंद्रीकरण का अपने जीवन में बहुत ज़्यादा समर्थन किया। इन्होंने कहा जो गाँव है, गाँव ही हमारे सत्ता के केंद्र होने चाहिए। ना हमें किसी पुलिस की ज़रूरत है, ना राज्य की ज़रूरत है, ना उस तरीके से सरकार की ज़रूरत है। जब ह सभी गाँव आत्मनिर्भर हो जाएँगे और मजबूत अपनी आर्थिक स्थिति कर लेंगे, तो देश अपने आप बहुत तरक्की और विकास कर लेगा। ये हमारे महात्मा गांधी के विचार थे। पर क्या है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो हमारे देश में चलती है, वो 2 तरह के आरोप लगाती है गांधी पे। एक तो कि भगत सिंह को लेकर इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, दूसरा इनके चरित्र पे बहुत दाग लगाया जाता है, बहुत कि इनकी इस महिला से ऐसे संबंध थे, वैसे महिला से संबंध थे। अपनी 2 पोतियों के कंधे पर जब ये चलते हैं, तो उस तस्वीर को गलत तरीके से पेश किया जाता है। तो एक बात मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि किसी भी कही सुनी बात पे आप विश्वास मत करिए। एक बार आप गांधी को ज़रूर पढ़िए, तब आप पाओगे कि जब पूरे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जब उच्च कुलीन लोगों का एक तरीके से स्वतंत्रता संग्राम के वो केंद्र में थे, जिनसे जनता जुड़ा हुआ महसूस नहीं करती। आप कांग्रेस का पहला चरण देखिए। फिर गांधी जी एक व्यक्ति आते हैं
जो पूरा भारत भ्रमण करते हैं और अपने आप को एक एक बैरिस्टर कोट पहनने वाला अपने आप को एक धोती में समेट लेता है। इन्हीं को लेकर इन्होंने कहा था मैं साम्यवादी हूँ और मैं इस तरीके से साम्यवादी हो गया हूँ कि मैंने अपने को गरीब से गरीब तक बना लिया है कि मैं किसी वस्तु का गुलाम नहीं हूँ। तो मैं गर्व से अपने आप को साम्यवादी कह सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अपने आप को न केवल जो विचार दूसरों को बताए बल्कि उनको अपने जीवन में अपनाया। एक आम इंसान से एक संत की तरह जीवन जीना उन्होंने शुरू कर दिया। जो कहा उसको अपने जीवन में अपनाया तब दूसरों को बताया। ये गांधी जी थे। सत्ता के केंद्र पर होने के बावजूद भी ये चाहते तो कोई भी पद आसानी से ले सकते थे, पर गांधी जी वो कोई पद नहीं लेते। जब देश हमारा आजादी का जश्न मना रहा होता है, तब महात्मा गांधी देश के एक हिस्से में दंगे को कम कर रहे होते या दंगे को सुलझाने और शांति बढ़ाने के प्रयास कर रहे होते। ये हमारे गांधी है। दूसरा, गांधी जी चाहते तो अपने हिसाब से राजनीति और सबके केंद्र में हो सकते थे, बहुत बड़ा पद, एक्स्ट्रा लाभ या पूरे राजनीति को संचालित कर सकते थे, पर इन्होंने अपने आप को उससे दूर रखना समझा। ये इनके बड़प्पन को दिखाता है। इसी के साथ-साथ दूसरा आरोप ये लगता है कि भगत सिंह को बचा सकते थे, पर गांधी जी ने अपने सिद्धांतों के विरुद्ध जाते हुए भी जो हमारे लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने उनसे बात की और कहीं न कहीं जितना इनसे प्रयास हो सकता था, ये इन्होंने किया। पर भगत सिंह खुद नहीं चाहते थे कि उनको बचाया जाए या वो बचे, उन्होंने अपने हिसाब से जीवन जिया। तो इसके लिए भी गांधी को दोष देना कहीं न कहीं उचित नहीं है। और जब बात दूसरा इल्ज़ाम इन पे लगा महिलाओं के चरित्र को लेकर, जिस व्यक्ति ने जीवन भर ब्रह्मचर्य मतलब विवाह के बाद में एक जीवन में एक सीमा के बाद ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, क्या ही दूसरों को गलत भावना से देखेगा? तो उनको बिना जाने इस तरह के आरोप लगाना भी कहीं न कहीं सही नहीं है। तो ये दूसरे आरोप भी उन पर फिट नहीं बैठता, है ना? फिर भी अपनी छोटी-सी कद-काठी से उन्होंने दुनिया को जितना प्रभावित किया है ना, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है दुनिया में जो इतना कर सकता है। इसीलिए आइंस्टीन ने कहा था, गांधी जी की मृत्यु पर कि भावी जो पीढ़ियाँ है आने वाली वो शायद ही विश्वास कर सकेगी कि भूमि पर गांधी जैसा हाड़ मांस का पुतला कभी हुआ करता था, है ना? जो चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्हें नंगा फ़कीर कहकर संबोधित करते थे। तो ये गांधी का महत्व अपने आप में बताता है। और जब आप इनको पढ़ोगे और समझोगे और जानोगे ना, तब आप पाओगे कि गांधी मजबूरी का नाम नहीं है, बल्कि मजबूती का नाम है गांधी, है ना? मजबूरी का नाम नहीं है महात्मा गांधी, मजबूती का नाम है। तो इस वीडियो में हम गांधी के ही बहुत सारे विचारों को पढ़ेंगे, अलग-अलग दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे और राजनीति विज्ञान में इनकी जो महत्वपूर्ण देन है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में आगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इनके जीवन के एक छोटे से परिचय से। चलिए हम सबसे पहले महात्मा गांधी से संबंधित कुछ ज़रूरी जानकारियों को देख लेते हैं, है ना? तो शुरू करते हैं इनके जीवन परिचय से। इनके जीवन परिचय से हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर, है ना? 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था भैया? तो इनका जन्म हुआ था गुजरात में, है ना? गुजरात के पोरबंदर। ये ऑलरेडी आप जानते हो, है ना? पोरबंदर नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था गुजरात में। इसके पश्चात जन्म के लगभग बाकी सारी चीज़ें आप गांधी जी के बारे में जानते हो, है ना? लगभग 1893 में एक व्यापारिक संस्थान के, है ना? व्यापारिक संस्थान के बैरिस्टर के रूप में कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे, है ना? क्योंकि यहीं से इनका जो करियर एक तरीके से आप कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम के प्रति स्वतंत्रता के प्रति और जो आज़ादी के प्रति एक अलग इनमें जागती है ना, तो यहीं से जागती है जब वो भेदभाव को देखते हैं। तो कोई भी इंसान एक स्टेप बाय स्टेप विभिन्न चरणों में बनता है। तो गांधी के बनने की चरण गांधी, है ना? गांधी के गांधी बनने की जो शुरुआत होती है दक्षिण अफ्रीका से होती है। तो ये कब जाते हैं? तो ये 1893 में एक व्यापारिक संस्थान की मतलब व्यापारिक संस्थान की तरफ से बैरिस्टर बन के कहाँ जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, है ना? दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, ठीक है? यहाँ से बैरिस्टर का काम करते हैं दक्षिण अफ्रीका में। फिर दक्षिण अफ्रीका के में जाने के बाद में लगभग 1894 में नेटाल इंडिया, नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करते हैं, है ना? क्या करते हैं, जैसे ही जाते हैं 1894 में दक्षिण अफ्रीका, तो वहां पर नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। तो इसके द्वारा इन्होंने क्या किया कि जो रंग भेद की जो नीति चला रहे थे अंग्रेज, है ना, रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाई इस संस्थान संस्थान के द्वारा, है ना? रंग भेद के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। इसके बाद में 1903 में, है ना, सन 1903 में एक ट्रांसवाल, ये लगभग 1903 में वहीं पे ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं।
ये पूछे जाते हैं सीक्वेंस से, है ना? इसलिए मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ। तो देखो 1903 में ट्रांसवाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद 1904 में, है ना, ये इंडियन ओपिनियन नामक जो इनका अखबार है, इंडियन ओपिनियन, है ना, इसके प्रबंधन का जिम्मा इनको मिलता है, इसका प्रबंधन करते हैं, है ना? तो यह एक तरीके से निकालते हैं, इसमें लिखते हैं, तो ये कब करते हैं? 1904 में दक्षिण अफ्रीका में सारी चीजें करते हैं। फिर दिसंबर, ये अक्टूबर में इसका जिम्मा संभालते हैं, है ना? और दिसंबर 1904 में क्या करते हैं? फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं दक्षिण अफ्रीका में। ये भी आपसे पूछा जाता है ना, फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं, सन जानना और ये सीक्वेंस में आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं भैया, तो कब करते हैं फिनिक्स आश्रम की स्थापना? तो ध्यान रखिएगा, ये लगभग 1904 दिसंबर में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। थोड़ा सा हल्का सा फिनिक्स आश्रम के बारे में जान लीजिए। ये फिनिक्स आश्रम क्या था? तो आप ऐसा मानिए कि फिनिक्स आश्रम जो था, एक तरह का एक एकड़, 100 एकड़ जो भूमि थी ना, समझिए 100 एकड़ भूमि गांधी जी ने खरीदी थी। और जो भी सदस्य यहाँ एक एक आश्रम था, इसकी 100 एकड़ भूमि में फैला हुआ था, आप ऐसा मानिए। ये यहाँ पर गांधी जी को इसको चालू करने का या खोलने का उद्देश्य यह था कि यहाँ सामुदायिक इसमें खेती की जाती है ना, सामुदायिकता को बढ़ाना। इसमें क्या होता था, जो भी सदस्य इस आश्रम में रहता था, प्रत्येक को 3 एकड़ खेत दे दिया जाता था, है ना? जिसमें वो सदस्य अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करके सभी लोग मिलकर साथ में खेती करते थे, है ना? सामुदायिकता आप समझते हो ना, जैसे आप चलती, जिसमें क्या होता है, हर कोई मालिक होता है, जो भी उत्पादन करता है ना, कोई मजदूर नौकर या नहीं होता, उसमें सभी लोग समान होते हैं, अपने अपनी भूमिका निभाते हैं, मेहनत करते हैं और उपज के सभी स्वामी होते हैं ना। तो गांधी जी सबको 3-3 एकड़ यहाँ प्रत्येक सदस्य को भूमि दी जाती थी। सामुदायिकता से सब लोग मिलकर रहते थे, कम से कम आवश्यकताओं के साथ जीते थे, सत्य और अहिंसा के सहारे, है ना? तो यही इनका फिनिक्स आश्रम था। तो 1904 में, दिसंबर 1904 में गांधी जी फिनिक्स आश्रम की यहाँ पर स्थापना करते हैं। इसके बाद में देखिए, लगभग 9 जनवरी, है ना, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस भारत आते हैं। फिर यहीं इसके बाद ये राजनीति में सक्रिय होते हैं और आजादी की लड़ाई में शामिल होते हैं ना। तो जिस दिन 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी भारत आते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा, इसी दिन को भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी दिवस अभी जनवरी में हमने मनाया है ना? तो जो 9 जनवरी को गांधी जी वापस आए थे, उसी को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कुछ जनरल इंट्रोडक्शन है गांधी जी के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए। और लगभग 1500 में जब ये आते हैं ना, तो साबरमती के नदी के किनारे आश्रम का स्थापना करते हैं ना, एक आश्रम की भारत में स्थापना करते हैं साबरमती नदी के किनारे, अहमदाबाद में। इसको आगे और देख लेंगे, है ना, समझ लेंगे। तो ये बेसिक कुछ जीवन परिचय था, बाकी बहुत सारी चीजें आप गांधी जी के बारे में जानते हैं, हमें बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है ना। मेन मेन चीजें देखते हैं, अब गांधी के मुख्य विचार और थॉट को भी हम देखते हैं और समझते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं गांधी जी के आंदोलन। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एक भारतीय होने के नाते आपको पता भी होना चाहिए, है ना, भारतीय होने के नाते। तो गांधी जी के आंदोलन को एक चरण के रूप में हम सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं कि कब कब महात्मा गांधी ने आंदोलन किए हैं, है ना। तो सबसे पहला, आप जानते हैं 1917 में नेट एग्जाम या दूसरे एग्जाम में इनको सीक्वेंस से जमाने के लिए पूछ लिया जाता है कि गांधी जी के क्रमों को बताइए, या कौन से आंदोलन का संबंध महात्मा गांधी से रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1917 में जो इन्होंने पहला आंदोलन किया था, इसको कहते हैं चंपारण। ठीक है, चंपारण का आंदोलन, ये कब किया था, है ना, ये बिहार में है, चंपारण नामक जो जगह है, ये कहाँ है? ये बिहार में है। यहाँ पर 3 कठिया जो पद्धति थी, है ना, ये किस लिए किया था? 3 कठिया पद्धति के खिलाफ किया था। इसको 3 कठिया आंदोलन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता था कि टैक्स आपको मजबूर किया जाता था किसानों को कि आपकी जो भूमि है उसके कुछ हिस्से में आपको नील की खेती करना ही करना है। और जो नील की खेती की जाती थी, उसको मनमाने रूप से जमींदार अपनी कीमत के हिसाब से खरीदते हैं ना, तो किसानों को कहीं ना कहीं फायदा नहीं हो रहा था। उसी के लिए इसको 3 कठिया पद्धति भी कहते थे, जो कानून था ना। तो इसी के विरोध में ये आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन को गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहला, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि किस आंदोलन को पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। तो जो चंपारण आंदोलन है ना, इसको कहा जाता है सविनय अवज्ञा। का मतलब होता है कि हम अपनी इच्छा से विनय के साथ में आपके कानूनों को मानने से इनकार करते हैं, मतलब हम आपको
टैक्स नहीं देंगे, है ना? या नील की खेती अपने उस पे नहीं करेंगे खेत पर, है? तो आदर के साथ में मना किया जाता है, तो इसीलिए इसको पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। यहाँ गांधी जी किसके बुलावे पे गए थे, ये नाम भी पूछा जाता है। तो जो राजकुमार शुक्ल थे, है ना? राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी यहाँ गए थे, है ना? तीन कठिया आंदोलन करने के लिए, ठीक है, इनके बुलावा पे या निमंत्रण पे, ठीक है। तो ये पहला आंदोलन था गांधी जी का। बात करते हैं गांधी जी के दूसरे आंदोलन की, तो अब हम आते हैं 1918 में। ये था अहमदाबाद मिल हड़ताल, इसे कहा जाता है। अहमदाबाद मिल हड़ताल, है ना? ये कब हुई थी? ये 1918 में, है ना? ये काय के लिए थी? उस समय प्लेग फैल चुका था वहां पर, है ना? तो उसमें बोनस देने की बात थी ये, उसको लेकर हुआ था, है ना? बोनस देने को लेकर। इसे प्रथम भूख हड़ताल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम भूख हड़ताल। इसमें भी गांधी जी को सफलता मिली थी। तीसरा जो महत्वपूर्ण आंदोलन है, इसको खेड़ा सत्याग्रह कहा जाता है। खेड़ा सत्याग्रह, है ना? ये तीसरा महत्वपूर्ण आंदोलन है। इसे प्रथम असहयोग आंदोलन कहा जाता है। प्रथम असहयोग आंदोलन किसको कहा जाता है? खेड़ा सत्याग्रह को, है ना? खेड़ा सत्याग्रह ये भी ये कहाँ, ये भी गुजरात में जगह है। जो खेड़ा है ये कहाँ पर है? गुजरात में। खेड़ा, ये खेड़ा सत्याग्रह आप देख लीजिएगा, है ना? ये प्रथम असहयोग आंदोलन था कि सहयोग करने से मना कर दिया था हमने, है ना? इसमें यही वो आंदोलन था जिसमें पटेल, है ना, गांधी जी की मुलाकात किससे हुई थी? पटेल से हुई थी, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन में, है ना? तो ये तीसरा महत्वपूर्ण आंदोलन था गांधी जी का। चौथा आंदोलन आप देखेंगे 1918 में, जो रोलेट एक्ट आया था ना, रोलेट एक्ट, इसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया था, ठीक है। पांचवा जो है इनका खिलाफत आंदोलन, ये जानते हैं आप, तुर्क में जो आंदोलन चल रहा था ना, मुस्लिम खलीफा को हटा दिया गया था, उसको लेकर भारत के मुस्लिम आंदोलन कर रहे थे, उसी का रूप था ये। 1919 में चल रहा था, इसमें गांधी जी ने इस आंदोलन में शामिल रहे। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण आंदोलन गांधी जी का आता है 1919 से 1922, इसको कहते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बारे में बहुत विस्तार से आप जानते हैं, है ना? कहाँ से आंदोलन शुरू हुआ था और क्या क्या सब इसमें चीजें हुई थी, हमें बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप सीक्वेंस याद रख लीजिए, है ना? सातवां जो इनका आंदोलन था 1929 और 1930 में, है ना? 29-30 में इसको कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब हुआ था भैया? तो 1929 1930 में हुआ था, है ना? इसमें नमक कानून तोड़ा गया था। ये असहयोग आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था जिसमें नमक कानून तोड़ा गया था, है ना? इसके बाद फिर आप जानते हैं लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। हम्म, लाहौर आंदोलन हुआ था, रावी नदी के तट के किनारे हमारे नेहरू झंडा फहराते हैं और यहाँ पूर्ण स्वराज की बात की जाती है ना। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। थोड़ा सा सविनय जो अवज्ञा आंदोलन था, इसके बारे में भी आप कुछ चीजें जान लीजिए। जैसे कि ये जो आंदोलन था ना, ये कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था, देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था हमारा, ये कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 12 मार्च, है ना? 12 मार्च 1930 को ये आंदोलन शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। किसके विरोध में शुरू हुआ था? जैसे आपको पता है, साइमन कमीशन आया था, उसके विरोध में शुरू हुआ था ना, है ना? साइमन कमीशन के विरोध में, जो साइमन कमीशन आया था उसके विरोध में शुरू हुआ था, ठीक है। इसमें कितने लोग थे? तो देखो, याद रखना, इसमें 78 लोग थे प्लस एक गांधी। तो ये दो चीजें भी एग्जाम में आपको पूछा, तो टोटल 79 हो गए, है ना? गांधी सहित गांधी जी और उनके एक साथी, कितने? 78 उनके साथी थे। तो टोटल इसमें कितने लोग हो गए? तो लगभग 79 हो गए, है ना? गांधी जी कितना चलते थे? तो भैया रोज देखो, रोज के दिन, हर दिन गांधी 240, ये टोटल टोटल जो गांधी जी चले थे 240 मील चले थे। 240 मील मतलब 386 किलोमीटर कुल यात्रा में चले थे। और एक दिन में लगभग, है ना, एक दिन में लगभग आप देखोगे तो 16 किलोमीटर चलते थे गांधी। एक दिन में 16 किलोमीटर चलते थे, ठीक है। और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने दांडी जो जगह थी, दांडी जगह पर पहुंचकर नमक कानून तोड़ा, है ना? नमक कानून वही कि भैया हम
पूरी नैतिकता के साथ में आपके कानूनों को हाथ जोड़कर मानने से इनकार करते हैं क्योंकि हमारे लिए सही नहीं है ना। बदले में आप हम पे हिंसा भी करेंगे तो हम सामना करेंगे। ये था भैया हमारा साइमन कम वो सविनय अवज्ञा आंदोलन है। इसको थोड़ी मोटी मोटी चीजें हमने देख ली है। अगला जो आंदोलन था गांधी का, वो आता है 8वें नंबर का, लगभग 1940 में, है ना। अगला आंदोलन कब हुआ था? 1940 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह। जेल में भर दिया जाता था अंग्रेजों द्वारा, तो एक व्यक्ति खड़ा होता था और आजादी और सब चीजों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहता था, है ना। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह था इनका। ठीक है। एक चीज और, एक आंदोलन इन्होंने किया था 1932 में, है ना। 1932 में क्या किया था? मैकडोनाल्ड जो थे ना, मैकडोनाल्ड, है ना, वह सांप्रदायिक पंचायत जिसको कहा जाता है, सांप्रदायिक पंचायत कहा जाता है ना, ये आया था। तो इसके विरोध में गांधी और अंबेडकर का जो समझौता हुआ था ना, गांधी अंबेडकर समझौता, ठीक है, पूना में हुआ था, है ना। तो ये समझौता गांधी जी ने किया था। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण एक आंदोलन है गांधी जी का, वो है भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन। ये कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? ये जानते हैं आप? ये हुआ था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। इसमें क्या नारा दिया था गांधी जी ने? डू डाई, करो या मरो। ठीक है। ये लगभग कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन थे गांधी जी के जो हमें देखने थे, है ना। हमने देख लिया, इनका सीक्वेंस आप याद रख लीजिएगा। इसमें पॉलिटिकल साइंस में आपको इतनी ही जरूरत है, इतिहास नहीं पढ़ रहे हम कि आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है ना। सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, किन किन में हुआ और क्या हुआ, वो घटना आप अच्छे से जानते हैं। जब आप नोट्स पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़िएगा अपने हिसाब से, ठीक है। अब जो राष्ट्रपिता की उपाधि है, अगला बिंदु हम देखते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? उपाधि जो है ना राष्ट्रपिता की, ये दी थी सुभाष चंद्र बोस ने, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, है ना। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अगला इन्हें जो महात्मा, महात्मा कहकर किसने संबोधित किया था, या जो महात्मा की उपाधि देने वाले व्यक्ति कौन थे? आप जानते हैं, हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने इनको महात्मा की उपाधि दी थी, हमारे महात्मा गांधी जी को, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। अपने जीवन में केवल एक बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने, है ना। एक बार केवल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? तो ये बने थे भैया 1924 में, जो बेलगाम में अधिवेशन हुआ था, है ना। बेलगाम का अधिवेशन हुआ था, वहां पर गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, पूरे जीवन में केवल एक बार। ठीक है। इसके बाद में आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने ना टॉलस्टॉय आश्रम बनाया था। ये कब बनाया था? ये 1910 में बनाया था, है ना। और जो फिनिक्स आश्रम बनाया था, मैं जो अभी आपको समझाया हूँ कि 100 एकड़ भूमि में किस तरीके से, है ना, खेती की जाती थी, सामुदायिकता का जीवन और सत्य अहिंसा से, ये कब बनाया था? ये बनाया था 1904 में। ये सन भी आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पहला कौन सा बनाया था और बाद में कौन सा बनाया था, है ना। इसके बाद में सबसे पहले जब ये भारत आए थे, तो इन्होंने भारत में कौन सा आश्रम बनाया था? तो आपको पता है, कोचरब उसको कहा जाता है, कोचरब आश्रम, है ना। ये वही आश्रम है जो अहमदाबाद में बनाया था, साबरमती के किनारे। ठीक है। ये भारत में पहला आश्रम था। ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी का भारत में पहला आश्रम कौन सा था? तो कोचरब आश्रम था, साबरमती नदी के किनारे, अहमदाबाद में बनाया था महात्मा गांधी ने, है ना। ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। इसके बाद में इनका अगला आश्रम था जो बनाया था इनने 1936 में, कहाँ बनाया था? वर्धा में, है ना। ठीक है। इसको सेवाग्राम, वर्धा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। ये महत्वपूर्ण आश्रम थे महात्मा गांधी के, है ना, जो अभी हमने देखे, ये आप याद रखिएगा। आश्रमों का इस जो क्रम था वो भी मैंने आपको बता दिया, है ना। एक चीज यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पूछी गई थी एग्जाम में, और पूछी भी जाती है, कि जो गांधी है, गांधी ने सत्याग्रह पद्धति का, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह पद्धति का प्रथम बार प्रयोग, ये प्रश्न पूछा जाता है भैया कि सत्याग्रह पद्धति का प्रथम बार प्रयोग महात्मा गांधी जी ने कब किया था? तो ध्यान रखिएगा, सत्याग्रह पद्धति का प्रथम बार प्रयोग महात्मा गांधी जी ने 1906 में जोहान्सबर्ग में किया था, दक्षिण अफ्रीका में, है ना। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, समझ गए? पहली बार अपनी सत्याग्रह पद्धति का प्रयोग महात्मा गांधी ने कब किया था? 1906 में जोहान्सबर्ग में किया था। ठीक है। उसके बाद में अगला देख लेते हैं 1909, है ना। 1909 में इन्होंने हिंद स्वराज लिखी थी। ठीक है। ये किस भाषा में लिखी थी? मुख्यतः गुजराती भाषा में लिखी थी। ठीक है। और इसका इन्होंने अनुवाद भी किया था। ये किससे प्रभावित थी इनकी हिंद स्वराज? तो ये अब्राहम लिंकन से प्रभावित थी, है ना।
अब्राहम लिंकन आप जानते हैं, अमेरिका, है ना? अब्राहम लिंकन से प्रभावित थी, है ना? ये यूएस के राष्ट्रपति रहे हैं, आप जानते हैं। इनसे प्रभावित थी, है ना? और इस पर किसका प्रभाव दिखता है? तो दार्शनिक अराजकतावादी। दार्शनिक अराजकतावादी क्या होते हैं? जो स्टेट का जो होता है, जो राज्य होता है, उसकी उपयोगिता को कम से कम बताते हैं। जैसे गांधी एक समय अपने दर्शन में ये कहते थे कि राज्य की जरूरत ही नहीं है, राज्य का काम बहुत छोटा होगा, क्योंकि राज्य ना एक व्यवस्थित हिंसा की मशीन है। जो संसदीय व्यवस्था होती है उसके वेश्या से लेकर बांझ औरत तक कहते हैं ना, तो राज्य का कोई काम नहीं होगा, सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना। इवन गांवों को और विकेंद्रीकरण को और ग्राम शासन को हम इतना मजबूत कर देंगे कि हमको राज्य की जरूरत भी नहीं है ना, तो इसी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। तो ये तत्व हमको दिखाई देते हैं हिंद स्वराज में। ये पूछा जाता है हिंद स्वराज कब लिखी थी इन्होंने? तो ये लिखे थे 1909 में। हिंद स्वराज को हम आगे और देखेंगे, इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको भी समझेंगे, ठीक है? इसके बाद में 1927 में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। आप जानते हैं गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, है ना? इंग्लिश में माय एक्सपेरिमेंट, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनकी आत्मकथा थी, है ना? इसके बाद में लगभग 1947 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, जिसका नाम था इंडिया ऑफ माय ड्रीम। इंडिया ऑफ माय ड्रीम, ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें थी। इसके बाद में आपको पता है लगभग 1900, लगभग इसके बाद में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है ना। इस तरीके से गांधी जी का देहांत हो जाता है। इनको किसने गोली मार दी थी? तो आप नाम जानते हैं, नाथूराम गोडसे, है ना? गोडसे नहीं, गोडसे, नाथूराम गोडसे जी। इन्होंने गोली मारकर महात्मा गांधी जी की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी, है ना? इस तरीके से हमारे महात्मा गांधी जी का देहांत हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको जाननी थी गांधी जी के बारे में, ठीक है? अब देख लेते हैं, गांधी जी की जब मृत्यु हुई थी ना, वो दिनांक था जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, वो था, ध्यान रखिएगा, 30 जनवरी, 30 जनवरी 1948। यह वह समय था जब महात्मा गांधी अपनी सभा के लिए, प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। इसी बीच गोडसे उनको गोली मार देते हैं, गोडसे। और इस तरीके से हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी जी का देहांत हो जाता है, वीर गति को प्राप्त होते हैं, है ना? तो इनकी मृत्यु के ऊपर एक विदेशी थिंकर है, हमारे पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर है, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है, वो मैं आपको लिखाता हूँ। उनका नाम था डॉक्टर स्टेनले जोन्स। डॉक्टर स्टेनले जोन्स क्या कहते हैं? इन्होंने क्या लिखा कि जो हत्यारे थे, हत्यारे की गोलियां महात्मा गांधी, हत्यारे की गोलियां महात्मा गांधी और उनके विचारों का अंत करने हेतु चलाई गई थी। परंतु परिणाम यह हुआ कि उनके विचार स्वच्छंद हो गए, मानव जाति हेतु मानव जाति हेतु मिसाल बन गए। हत्यारे ने गांधी की हत्या करके उन्हें महान बना दिया। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, डॉक्टर स्टेनले जोन्स कहते हैं भैया कि हत्यारे की गोलियां महात्मा गांधी और उनके विचारों का अंत करने हेतु चलाई गई थी, परंतु इसका परिणाम यह हुआ कि उनके विचार स्वच्छंद हो गए, मतलब कि ज्यादा आजाद हो गए, ज्यादा फैल गए, एकदम मुक्त हो गए, मानव जाति हेतु मिसाल बन गए। हत्यारे ने गांधी की हत्या करके उन्हें महान बना दिया। ये स्टेटमेंट दिया है हमारे डॉक्टर स्टेनले जोन्स ने महात्मा गांधी की मृत्यु के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है।
आपको इसको लिख लेना चाहिए और याद कर लेना चाहिए, है ना? ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, एज इट इज, कि निम्न बात किसने की है ना? तो डॉक्टर स्टेनली जोन्स ने की है। ठीक है, अब देख लेते हैं गांधी जी पर किन किन लोगों का प्रभाव रहा है ना, किन किन चीजों से या किन किन विचारों से हमारे महात्मा गांधी जी प्रभावित थे। तो देखते हैं कि आखिर उनके विचार ऐसे होने के पीछे क्या था, क्या कारण थे, किन लोगों के प्रभाव पर था, है ना? तो गांधी पर प्रभाव देखते हैं, है ना? हमारी मेन हेडिंग है गांधी पर प्रभाव, कि किस किस का गांधी पर प्रभाव पड़ा। तो देखो, सबसे पहले जो गांधी पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा उनका नाम है डेविड, है ना? डेविड थोरो। ये यूएसए से है ना? इनकी बुक है ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबिएंट, है ना? सिविल डिसोबीडियंस, ये इनकी बुक है डेविड थेरो की। इसका प्रभाव गांधी पर पड़ा है ना, इसका गांधी पर प्रभाव पड़ा है। कौन सा प्रभाव पड़ा है इसका गांधी के ऊपर? देखिए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, और जो निष्क्रिय प्रतिरोध है, ये आगे आपको दिखेगा ना, निष्क्रिय प्रतिरोध। ये जो विचार है, ये महात्मा गांधी ने किससे लिए हैं? इन विचारों पर किसका प्रभाव रहा है? तो ध्यान रखिए, वो प्रभाव रहा है डेविड थोरो का, है ना? इसके बाद में जो दूसरे व्यक्ति हुए जिन्होंने गांधी को प्रभावित किया, उनका नाम है जॉन रस्किन, है ना? ये ब्रिटिश ब्रिटिश विद्वान थे, ठीक है। इन इनका क्या प्रभाव पड़ा हमारे महात्मा गांधी पर? तो इनका कहना था भैया कि प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक श्रम करना चाहिए। प्रत्येक जो व्यक्ति है ना, प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक श्रम करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति मात्र को शारीरिक श्रम करना चाहिए। इन्होंने ब्रेड लेबर का कॉन्सेप्ट दिया था, है ना? ब्रेड लेबर, ये कॉन्सेप्ट इनका दिया हुआ है ना, इनकी बुक थी। ये भी पूछा जाता है, इनकी बुक जो है ना, रस्किन की, इनकी बुक का नाम है अनटू द लास्ट। ये इनकी बुक का नाम है, जॉन रस्किन की बुक का नाम है अनटू द लास्ट। इससे गांधी जी ने ब्रेड लेबर का सिद्धांत लिया है, यानी कि जो श्रम का सिद्धांत है कि सभी को श्रम करना चाहिए। इसमें वो कहते हैं कि जो वकील है, वकील, है ना, वकील के कार्य का भी वही महत्व है, वकील के कार्य का भी वही महत्व जो एक नाई का महत्व है, जो एक नाई के कार्य का महत्व है। तो वकील के कार्य का भी वही महत्व है जो एक नाई के कार्य का महत्व है। तो ये विचार इन्होंने, हमारे महात्मा गांधी ने लिया है जॉन रस्किन से, है ना? तीसरे जो व्यक्ति हुए जिनका गांधी पर प्रभाव पड़ा है, वो थे टॉल्स्टॉय, है ना? टॉल्स्टॉय, ये कहाँ के थे? ये यूएसएसआर, मतलब रसिया के उस समय के रहने वाले थे, है ना? इनकी जो रचना है वो थी गॉड विद इन यू, है ना? तुम्हारे भीतर स्वर्ग है ना? इसको कहते हैं स्वर्ग तुम्हारे भीतर। तुम्हारे भीतर स्वर्ग है, स्वर्ग तुम्हारे भीतर, है ना? एक और इनकी बुक थी जिसका नाम था व्हाट टू डू, है ना? और इसके अलावा वॉर एंड पीस। ये भी इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी जिनका महात्मा गांधी पर बहुत प्रभाव पड़ा। टॉल्स्टॉय से महात्मा गांधी ने क्या लिया है? दार्शनिक अराजकतावाद। वही ये, मानव के जो समूह हैं उनको ज्यादा महत्व देते हैं, गांवों को ज्यादा महत्व देते हैं और राज्य को महत्व कम देते हैं, है ना? इसके बाद महात्मा गांधी पे जिनका प्रभाव रहा है वो है ना, जो प्लेटो थे, हमारे प्लूटो, है ना? प्लेटो की जो रचना थी अपोलॉजी, इसका भी महात्मा गांधी पर प्रभाव पड़ा ना। एपोलॉजी या अपोलॉजी जो बुक थी हमारे प्लेटो की, इसका गांधी ने, ये ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने गुजराती में अनुवाद किया था। गुजराती में महात्मा गांधी ने इसका अनुवाद किया था, किस नाम से? सत्यवीर की गाथा। सत्यवीर की गाथा के नाम से महात्मा गांधी ने इस बुक का गुजराती में अनुवाद किया था। इससे क्या लिया था इन्होंने? जो आदर्शवाद था, है ना, आदर्शवाद और जो नैतिकता थी, ना, नैतिक विचारक थे गांधी, नैतिकता ये किससे ली थी इन्होंने? प्लूटो से ली थी, ठीक है, हमारे प्लूटो महोदय से ली थी ये सब कुछ, है ना? इसके बाद में इन्होंने जैन धर्म से सीखा था। क्या सीखा था जैन धर्म से? अहिंसा। अहिंसा का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से सीखा था? जैन धर्म से।
गीता से क्या सीखा था? विश्व बंधुता की भावना, है ना? जो विश्व बंधुता की भावना थी ना, ये गीता से इन्होंने सीखा था। बाइबिल से सीखा था इन्होंने कि पाप से घृणा करो, पाप से घृणा करो, है ना? पापी से नहीं। ये मुख्य जो बातें थी जिनका प्रभाव हमारे महात्मा गांधी पे पड़ा था, है ना? वो मुख्य प्रभाव को हमने उन चीजों को या उन घटनाओं को, उन किताबों को और व्यक्तियों को देख लिया है जिनका प्रभाव हमारे महात्मा गांधी पर पड़ा था, है ना? अब हम महात्मा गांधी की कुछ जरूरी बुक्स देखते हैं, है ना? जो महत्वपूर्ण बुक्स जो हमारे महात्मा गांधी की है, तो एक तो पहली इन्होंने लिखी, इसका नाम था खादी, है ना? दूसरी है इनकी सत्याग्रह नाम से। तीसरी बुक सर्वोदय, है ना? चौथी है गीता बोध, ये ध्यान रखिएगा आप। पांचवा आप जानते हैं हिंद स्वराज, है ना? और छठवीं है नॉन वायलेंस, पीस एंड वॉर। ये कुछ महत्वपूर्ण बुक लिखी है महात्मा गांधी ने, है ना? खादी, सर्वोदय, हिंद स्वराज, सत्याग्रह, गीता बोध, नॉन वायलेंस, पीस एंड वॉर, ये बुक आप याद रखेंगे, है ना? और कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र भी है गांधी जी द्वारा, ये भी देख लीजिए कौन से महत्वपूर्ण समाचार पत्र है ना? जो निकाले, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो अंग्रेजी में जो निकाले पहले उनको देख लेते हैं। अंग्रेजी में निकाला था इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन अंग्रेजी में निकाला था। इसके अलावा यंग इंडिया, है ना? ये याद रखिएगा, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया, है ना? ये इन्होंने अंग्रेजी में निकाले थे। अगले अगला जो अखबार था उसका नाम था हरिजन, है ना? 1913 में ये निकाला था और ये भी अंग्रेजी भाषा में था, ठीक है? हरिजन, है ना? उसके बाद में नवजीवन जो निकाला था, नवजीवन समाचार पत्र, ये किस में निकाला था? गुजराती भाषा में, ठीक है? नवजीवन समाचार पत्र। इसके बाद इंडियन ओपिनियन जो निकाला था ना, ऊपर हम देख चुके हैं, ये कहाँ निकाला था? दक्षिण अफ्रीका में, ध्यान रखिएगा। भारत में नहीं निकाला था, ये दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने इंडियन ओपिनियन निकाला, ठीक है ना? इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी ने अखबार कहाँ निकाला था? तो दक्षिण अफ्रीका में निकाला था। अब इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है हिंद स्वराज, इन्हीं में इनके सारे विचार मिलते हैं राजनीति को लेकर, है ना? उसको देख लेते हैं जल्दी से और उसकी मुख्य बातों को पढ़ लेते हैं। 1909 में लिखी थी इन्होंने हिंद स्वराज, है ना? कहाँ लिखी थी, कब लिखी थी? जब ये दक्षिण अफ्रीका से लौट रहे थे, भारत आए थे मतलब, है ना? दक्षिण अफ्रीका से लौट रहे थे जहाज में। आप याद रखिए दक्षिण अफ्रीका में इस समय थे तो मतलब वहां से आया जाया भी करते थे, भारत परमानेंट वहीं नहीं रहते थे। पर ये जो समय था ये वहीं रह रहे थे, पर ये बीच में जब भारत आ रहे थे तब इन्होंने लिखी थी। क्लिंडन नामक जहाज पर ये वापस आ रहे थे, है ना? इसमें लिखी थी, है ना? इस जहाज में बैठ के जब ये वापस आ रहे थे तब लिखी थी। मुख्य बातें क्या है इसमें? जो मशीनीकरण है, मशीनीकरण, उद्योग, वाणिज्यवाद, वाणिज्यवाद आप समझते हैं ना, इसका मतलब जो व्यापार से संबंधित चीजें, उपभोक्तावाद, उपभोक्तावाद मतलब कि केवल भौतिक चीजें की तरह हर चीज को समझना, यूज एंड थ्रो वाला, है ना? उपभोक्तावाद। और इसके बाद में साम्राज्यवाद, धर्मनिरपेक्षता, इन सब की आलोचना की है महात्मा गांधी ने, है ना? इन सब विचारों की आलोचना, ये आप याद रखिए सारे उदारवाद के विचार है यूरोप के, तो इन सब की आलोचना की है हमारी हिंद स्वराज किताब में महात्मा गांधी की। इन सभी विचारों की बहुत आलोचना करते हैं, ठीक है? इसी बुक का इन्होंने स्वयं इंग्लिश में अनुवाद किया है ना? स्वयं अनुवाद किया है इंग्लिश में, मूल ये गुजराती भाषा में लिखी है ना? इसमें लिखते जो स्वराज है आपकी मुट्ठी में है ना? ये किस में लिखी है इन्होंने ये बात कि स्वराज आपकी मुट्ठी में है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये हिंद स्वराज में इन्होंने लिखा है ना? इस बुक को इन्होंने किस शैली में लिखा? तो याद रखिए संवाद शैली में लिखा है, जैसे प्लेटो लिखते थे ना, डायलॉग मेथड इसको कहा जाता है। तो ये किताब इन्होंने संवाद शैली में लिखी है, जिसमें से प्रश्न पूछा जाता है, पाठक एक नाम दिया है इन्होंने, है ना? पाठक पढ़ने वाला खुद ही क्वेश्चन करता है, पाठक इसको राष्ट्रवादी योद्धा इन्होंने कहा है। एक राष्ट्रवादी जो आजादी की लड़ाई लड़ रहा है ना? जो लड़ाई लड़ने लग रहा है उसको क्या कहा इन्होंने? पाठक कहा। वो सवाल पूछता है और गांधी जवाब देते हैं इसी बुक में, है ना? गांधी जवाब देते हैं जैसे प्लेटो करता है। अपने गुरु सुकरात,
कोई भी उन्होंने कैरेक्टर बना दी, वो प्रश्न पूछते हैं, गुरु सुकरात उनका उत्तर देते हैं। तो इसी तरीके से ये पाठक इसमें प्रश्न करते हैं और गांधी जी उत्तर देते हैं। तो इस संवाद शैली में लिखा है इन्होंने इस किताब को, है ना। इन्होंने जो पाश्चात्य जो सभ्यता है, पाश्चात्य सभ्यता को इस बुक में शैतानी सभ्यता कहा है। क्या कहा है इन्होंने कि जो पाश्चात्य सभ्यता है वो शैतानी सभ्यता है ना। इसको नैतिक दिवालियापन की संज्ञा दी है इन्होंने। पाश्चात्य सभ्यता में क्या है, नैतिक दिवालियापन है, ये इसको कहते हैं। और ब्रिटिश जो संसद है, ये इसी बुक में लिखे लिखे जा रहे हैं। ब्रिटिश संसद को इन्होंने क्या कहा, बांझ औरत का, बांझ औरत। ठीक है। ब्रिटिश संसद को क्या कहते हैं कि ब्रिटिश संसद क्या है, ब्रिटिश संसद बांझ औरत है ना। बांझ औरत है। जो संसद है प्रजा का खिलौना है। क्या कहते हैं महात्मा गांधी आगे की जो संसद है वो प्रजा का खिलौना है ना, जो प्रजा को भारी खर्चों में डालता है। जैसे आपने देखा बच्चों के लिए जो खिलौने होते हैं ना, कितने महंगे होते हैं, और वो तो खरीद नहीं सकता, पर माँ बाप को बहुत खर्चे में डालते हैं। उसी तरीके से संसद हमारे प्रजा के लिए खिलौने की तरह है, जो हमारे पे हम पे बहुत खर्च डालता है। ठीक है। महात्मा गांधी ने इस बुक में जो औद्योगिक सभ्यता है, जो औद्योगिकीकरण है ना, जो मशीनीकरण है ना, इनको, जो पाश्चात्य सभ्यता है, पाश्चात्य सभ्यता का अभिशाप माना है। औद्योगिकरण और मशीनीकरण को पाश्चात्य सभ्यता का अभिशाप माना है महात्मा गांधी ने इस बुक में। इसे सांप की पिटारी कहा। क्या कहा, जो सांप होता है, सांप की पिटारी है, जो ना जाने कब जहर उगल दे, है ना। सांप की पिटारी है, किसकी जान ले ले, कब शहर उगल दे, है ना। इसलिए इसको क्या कहा, सांप की पिटारी है। कौन, अंग्रेजी सभ्यता या जो पाश्चात्य सभ्यता है, एक तरीके से सांप की पिटारी है। और संसद को आगे और क्या कहा इन्होंने, ब्रिटिश संसद को, जैसे बांझ औरत, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा वेश्या कहा है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और केवल बातचीत की दुकान। ये कहते हैं भैया जो ब्रिटिश संसद है वो कुछ नहीं है, या जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो फालतू की बकवास है ना, सांप की पिटारी की तरह है, सब है। और उनको बकवास मानते हैं, पूरी की पूरी सभ्यता को, संसद को अच्छे तरीके से नहीं देखते हैं ना, बातचीत की दुकान कहते हैं, और बोलते हैं एक बांझ औरत वेश्या की तरह है, जो फालतू की बगड़ बगड़ करती है और खर्चा बढ़ाती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती है ना। तो ये संज्ञा इन्होंने ब्रिटिश संसद को दी है। अब गांधी पर कुछ यहाँ पर हम पुस्तकें देख लेते हैं, जो पर्टिकुलर गांधी पर दूसरे राइटरों द्वारा लिखी गई है ना, जो महत्वपूर्ण किताबें, महत्वपूर्ण किताबें गांधी पर, जो दूसरे राइटरों ने लिखी है ना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आप तो ध्यान रखिएगा, पहली जो किताब है उसका नाम है द गांधीयन वे। द गांधीयन वे, ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है जेबी कृपलानी। ये ध्यान रखिएगा, द गांधीयन वे किताब किसने लिखी है, तो ये लिखी है हमारे जेबी कृपलानी ने। ठीक है। इसके बाद में अगली जो किताब है, गांधी द लास्ट फेज है। इस किताब का नाम है गांधी द लास्ट फेज। ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है प्यारे लाल नैयर। ठीक है, प्यारे लाल नैयर ने लिखी है। तो गांधी है, गांधी द लास्ट फेज, है ना, ये किसने लिखी है, प्यारे लाल नैयर ने लिखी। तीसरा, इन सर्च ऑफ गांधी, इन सर्च ऑफ गांधी, ये लिखी है रिचर्ड एटनबरो। इन सर्च ऑफ गांधी, है ना, किसने लिखी है, लिखी है रिचर्ड एटनबरो। ठीक है। इसके बाद में एक जो इंपॉर्टेंट बुक है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किसने लिखी है, तो ये लिखी है लुई फिशर ने, है ना। ठीक है। एक और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण किताब देख लीजिए, एट द फीट ऑफ महात्मा, महात्मा गांधी।
एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण किताबें जो गांधी जी के ऊपर लिखी गई है ना, उनको हमने देख लिया है। द गांधीयन वे, जेबी कृपलानी ने लिखी है। गांधी द लास्ट फेज, ये किसने लिखी है? प्यारेलाल नैयर ने लिखी है। इन सर्च ऑफ महात्मा गांधी, रिचर्ड एटनबरो ने लिखी है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुई फिशर ने लिखी है। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, ये किसने लिखी है? तो ये किताब लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, है ना। कुछ महत्वपूर्ण कथन हम देख लेते हैं जो महात्मा गांधी ने खुद लिखे हैं। ये कथन को भी पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, महत्वपूर्ण कथन गांधी के। हम गांधी जी के महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं, है ना, कि जो गांधी जी ने कही है। तो क्या कहा है? पहला इनका कथन है, धर्म विहीन राजनीति। गांधी कहते हैं धर्म विहीन राजनीति मृत्यु समान है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न बात किसने की है कि धर्म विहीन राजनीति मृत्यु समान है? तो भैया ये कहा है गांधी ने, है ना। ये किसने कहा है? ये गांधी ने कहा है कि धर्म विहीन राजनीति किसके समान है? मृत्यु के समान है ना। ये उन्होंने खुद कहा है कि राजनीतिज्ञों में है ना मैं राजनीतिज्ञों में या राजनेताओं में संत हूँ। मैं राजनेताओं में संत हूँ और संतों में राजनीतिज्ञ हूँ, है ना? कि मैं राजनेताओं में संत हूँ और संतों में राजनेता हूँ। ये भी किसने कहा है? तो ये खुद कहा है महात्मा गांधी ने अपने लिए, है ना। ये खुद ही कहते हैं कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है। क्या कहा गांधी ने? कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है ना, कि भैया ऐसा है, गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है। इसके बाद ये आगे कहते हैं, मैं मिट्टी के एक कण से नई कांग्रेस खड़ी कर सकता हूँ। कर सकता हूँ। मैं मिट्टी के एक कण से नई कांग्रेस खड़ी कर सकता हूँ, ये कहा था महात्मा गांधी ने। आगे कहते हैं कि अहिंसा के साथ, है ना, अहिंसा के साथ सत्याग्रह को मिला दें। अहिंसा के साथ अगर सत्याग्रह को मिला दे तो विश्व आपके कदमों में होगा। ये किसका कहना है? ये महात्मा गांधी का कहना है। तो कुछ महत्वपूर्ण कथन हमने महात्मा गांधी के देखे। पहला, गांधी जी कहते हैं कि भैया ऐसा है, मैं धर्महीन राजनीति जो है मृत्यु के समान है। मतलब राजनीति और धर्म को आप अलग अलग नहीं कर सकते। आज के जो आधुनिक समय है, जो आज का उदारवाद है, इसमें आपने देखा होगा धर्मनिरपेक्ष राजनीति की बात करते हैं, पर गांधी जी इसके कट्टर विरोध करते हैं धर्मनिरपेक्ष राजनीति का। राजनीति का गांधी कहते हैं आपकी धर्म को राजनीति से आप कैसे अलग कर सकते हो, है ना। अगर इसको अलग कर देंगे तो नैतिकता ही नहीं बचेगी, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ जाएगा। लोग अगर नैतिक नहीं होंगे, धार्मिक नहीं होंगे, तो नैतिक कैसे होंगे? इसलिए ये कहते हैं भैया धर्म बिन राजनीति मृत्यु जैसे ही है, कोई मतलब नहीं है ना। आगे कहते हैं मैं राजनीतिज्ञों में संत हूँ और संतों में राजनीतिज्ञ हूँ, है ना। मतलब कि मैं राजनेता नहीं हूँ, राजनेता में एक संत जैसा हूँ, और अगर संत में आप मुझे संत मानते हो तो मैं संतों में राजनेता हूँ, है ना। खुद कहते हैं कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है दुनिया में, है ना। और फिर कांग्रेस को लेकर भी जब उनसे पूछा जाता तो कांग्रेस में पहले रहे फिर बाहर हो गए, है ना। उन्होंने कहा अगर मैं चाहूँ तो मिट्टी के एक कण से कांग्रेस जैसा संगठन खड़ा कर सकता हूँ, है ना, पर इतना भी वो नहीं है। ठीक है, इस तरीके से बात इन्होंने कांग्रेस को लेकर कही है। इन्होंने कहा अगर अहिंसा का जो गुण है उसके साथ सत्याग्रह को मिला दिया जाए तो पूरे विश्व आपके कदमों में हो सकता है ना। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह। तो ये सब विचारों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो विश्व वाकई में आपके कदमों में होगा। तो ये महत्वपूर्ण कथन थे हमारे महात्मा गांधी के, है ना। अब हम मुख्यतः देखते हैं कि जो गांधी जी के है ना, इनका राजनीतिक दर्शन क्या है। अगली जो हेडिंग है हमारा है राजनीतिक दर्शन, देखते हैं। जो महात्मा गांधी जी है इनका राजनीतिक दर्शन देखते हैं ना। तो पहला देखते हैं मानव स्वभाव, कि मानव स्वभाव को गांधी जी ने कैसा बताया। तो देखिए, तो ये गांधी जी कहते हैं मानव स्वभाव को उन्होंने अच्छा बताया है ना, अच्छा बताया है। खुद नैतिक है, कहते हैं कि प्रत्येक मानव में प्रत्येक मानव में अच्छाई की ओर जाने की
ये कहते हैं कि प्रत्येक मानव में अच्छाई की ओर जाने की स्वाभाविक प्रकृति होती है, मतलब हर मानव अच्छा ही चाहता है, और उसमें नेचुरल या प्राकृतिक रूप से ये आदत या प्रवृत्ति होती है कि वो अच्छे की ओर खुद ब खुद आकर्षित होता है ना। तो ये बात कहते हैं कि मानव स्वभाव को उन्होंने अच्छा बताया है, और प्रत्येक मानव अच्छाई की ओर जाना चाहता है ना। आगे गांधी जी कहते हैं, कोई भी दुर्बलता से परे नहीं है। गांधी जी कहता है कि कोई भी दुर्बलता से परे नहीं है। ईश्वर के मनुष्य भी ईश्वर के मनुष्य भी, है ना। ये कहता है कि कोई भी जो मानव है दुर्बलता से परे नहीं है ना। ईश्वर के मनुष्य भी नहीं, है ना। कोई भी मानव जो है दुनिया में, वो दुर्बलता से परे नहीं है, ईश्वर के मनुष्य भी नहीं, है ना। मतलब कि भगवान ने हमको बनाया ना, अगर कोई विशेष जो भगवान का प्यारा व्यक्ति भी है, कितना भी बड़ा धार्मिक व्यक्ति हो, कुछ भी हो, है ना, तो वो भी दुर्बलता से परे नहीं। मानव है, हम भूले करते हैं, गलती करते हैं, हम में बहुत सारी कमी होती है ना। हम दोष मुक्त भले कितने दोषों से भरे हो, पर हम में कहीं ना कहीं अच्छाई की तरफ जाने की एक प्राकृतिक क्षमता पाई जाती है ना। तो कोई भी मानव दुर्बलता से परे नहीं है, ये गांधी जी कह रहे हैं मानव के संबंध में, है ना। क्या कहते हैं, जो मनुष्य है, मनुष्य पशु के रूप में हिंसक है। मनुष्य जो है ना पशु के रूप में हिंसक है, परंतु आत्मा के रूप में अहिंसक है। और आत्मा के जागृत होने पर अहिंसक नहीं होता। मतलब आत्मा जब जागृत हो जाती है ना, तो हिंसक नहीं होता। क्या कह रहा है कि जो मनुष्य है ना, एक तरीके से पशु के रूप में जब होता है, तो उसमें हिंसा के गुण पाए जाते हैं। परंतु आत्मा के स्तर पे कोई भी मानव अहिंसक नहीं होता है ना। आत्मा सबकी कोमल पवित्र होती है, और जब वो खुद को जानने लगता है, नैतिक और सत्य से चलता है जीवन में आगे, तो जब उसकी आत्मा जाग जाती है ना, तो उसमें हिंसा जैसे कोई तत्व भी नहीं रह जाते, वो स्वतः अहिंसा की ओर, है ना, जो अहिंसा की ओर अग्रसर होने लगता है ना। जागने पर उसमें हिंसा के कोई भी गुण नहीं रह जाते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः मानव स्वभाव को अच्छा बताया और कहा है कि प्रत्येक मानव में अच्छाई की ओर जाने की क्षमता होती है। प्राकृतिक रूप में पशु के रूप में अहिंसक तो होते हैं मानव, पर जैसे ही थोड़े से जागते हैं आत्मा के स्तर पर, हम हिंसक नहीं होते। तो ये मानव स्वभाव को लेकर गांधी जी ने बात कही। दूसरी जो बात है वो है साध्य और साधनों की एकता पर बल देते हैं गांधी जी। साधनों व साध्य की एकता पर बल, है ना। आपको पता है गांधी जो है वो साधनों की शुद्धता पर बल देते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारा जो साध्य है वो है भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाना, है ना। तो गांधी जी यहाँ कहते हैं जो आजादी जो दिलाना है हमको अंग्रेजों से, तो उसके बहुत सारे उपाय हैं। एक तो हम हिंसा का सहारा ले सकते हैं कि बहुत ज्यादा हिंसा करके उनको मार काट के भगा दे, है ना। और दूसरा हम कर सकते हैं कि सत्याग्रह के तरीके से, जो एक संवैधानिक तरीका होता है, हड़ताल आंदोलन के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से हम आजादी प्राप्त करें। असहयोग के माध्यम से, सविनय अवज्ञा के माध्यम से आजादी प्राप्त करें। तो ये तरीका अच्छा है, क्योंकि जब हम मार काट के अगर अंग्रेजों को भगा देंगे ना, तो साध्य तो हमको मिल जाएगा, पर हमने साधन का इस तरीके से प्रयोग किया है, तो इससे जो हमें आजादी मिलेगी ना, कोई भी जो लोग उसमें महत्वपूर्ण होंगे, मारने काटने में आजाद कर लेंगे, पर क्या देश में एक व्यवस्था बन पाएगी? क्या देश में आगे लोग उस तरीके के कानून, जो कानून है, उनका पालन करेंगे? संकट यहाँ है ना, क्योंकि साधन पवित्र नहीं है ना। इसलिए गांधी जी साधनों की शुद्धता पर बल देते हैं। तो भैया हमको आजादी भी चाहिए ना, तो आजादी लड़ झगड़ के, मतलब वो तो हक हमारा लेंगे, पर हिंसा का सहारा नहीं लेंगे ना, नैतिक तरीके से और शुद्ध रूप में जब आजादी मिलेगी, तो उसके प्रभाव भी बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो न केवल साध्य अच्छा होगा, बल्कि साधन भी अच्छा होना चाहिए। तो ये क्या, साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर बल देते हैं, है ना। महात्मा गांधी साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर बल देते हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये कहते हैं कि जो साध्य है,
साध्य किससे जन्म लेते हैं? साधनों से जन्म लेते हैं। जैसे आप जानते हैं ना, कोई काम करना है हमको, मतलब आजादी प्राप्त करनी थी, तो हम साधनों का जो प्रयोग कर रहे थे, जब साधन का प्रयोग करेंगे, आजादी के लिए लड़ेंगे, तब आजादी मिलेगी, है ना? तो साध्य जो है, वो साधनों से ही जन्म लेते हैं। है ना? जैसे एक बीज है ना, बीज से वृक्ष बनता है, तो जो साधन है वो किसकी तरह है? बीज की तरह, है ना? और साध्य और साधन कैसे दोनों पवित्र होना चाहिए, तो गांधी जी इन दोनों के पवित्र होने पर बल देते हैं ना। और उद्देश्य और उपायों की एकता पर बल देते हैं कि जो हमारे उद्देश्य है ना, मतलब वही उद्देश्य साध्य है आजादी, और जो साधन है ना, तो दोनों अच्छे हो, साफ हो, मतलब दोनों एक जैसे हो। उद्देश्य अगर पवित्र है तो साधन भी पवित्र होगा, तो ये दोनों की एकता पर बल देते हैं ना। ये हुआ हमारा साधनों की एकता पर गांधी जी के विचार, है ना, साध्य और साधन पर विचार। अब तीसरा बिंदु देखते हैं हम, गांधी जी का राज्य पे विचार, है ना, गांधी का राज्य। गांधी जी का राज्य, है ना। तो आप जानते हैं कि गांधी ने किसको साध्य माना? व्यक्ति को। गांधी जी भी व्यक्ति को साध्य मानते, राज्य सरकार को महत्व नहीं देते, बल्कि ये सारी चीजें किसके लिए है? व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है ना। तो गांधी ने किसको साध्य माना है? व्यक्ति को साध्य माना है ना। इनका जो सर्वोच्च राज्य है, सर्वोच्च आदर्श राज्य की बात करते हैं। गांधी जी कैसे विचार दिए ना, आदर्श राज्य का विचार दिया, ध्यान रखिए। तो इनका सर्वोच्च आदर्श राज्य है वो कौन सा है? तो इनका सर्वोच्च आदर्श आदर्श राज्य है राम राज्य, है ना, ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च आदर्श राज्य कौन सा है? गांधी जी का है, वो है राम राज्य, है। ये एक तरीके से राज्य विहीन राष्ट्र की बात करते हैं ना, राज्य विहीनता की बात करते हैं, जिसको अराजकता कहते हैं ना। राज्य विहीन समाज होगा कि राज्य की कोई जरूरत ही नहीं, हम जो हमारा प्राथमिक स्तर है, ग्राउंड लेवल है, गांव ग्रामीण व्यवस्था को इतना मजबूत, जिसको ग्राम स्वराज कहा जाता है, उसको इतना मजबूत कर देंगे कि राज्य की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये राज्य विहीन समाज की बात करते हैं ना, राज्य विहीन राजनीति की बात करते हैं हमारे महात्मा गांधी, है ना। ये वर्ग विहीन राजनीति की, कि कोई वर्ग नहीं होगा समाज में, है ना, वर्ग विहीन राजनीति की बात करते हैं। राज्य को क्या कहते हैं? राज्य को अनावश्यक बुराई कहा, ये भी ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने राज्य को क्या कहा है? अनावश्यक बुराई, मतलब हम तो नहीं चाहते बनाना, पर हमारी जरूरत है, ये ऐसा चीज है राज्य कि हम नहीं चाहते हुए भी हमको बनाना पड़ेगा हमारी कानून व्यवस्था के लिए, है ना। तो जब ये राम राज्य की बात करते हो, राज्य होगा, है ना, राज्य का काम और शक्ति अब बहुत कम होगी। शक्ति किनको होगी? जो ग्राम स्तर पे है ना, ग्राम स्वराज जिनके, पंचायतों को शक्ति होगी, है ना। स्थानीय स्वशासन की ये बात करते हैं, तो गांव बहुत मजबूत होंगे, ये लोग कानून बनाने में सहयोग करेंगे, और धीरे धीरे ऊपर आने पर शक्ति कम होगी। आज क्या होता है? उल्टा होता है। गांव बहुत कमजोर है, जैसे जैसे आप ऊपर आते हैं तो शक्ति बढ़ती जाती है प्रधानमंत्री के पास। जबकि गांधी जी की व्यवस्था में उल्टा है, जो ऊपर प्रधानमंत्री के स्तर पर होगा उसको कोई शक्ति नहीं, पर जो सरपंच है बहुत पावरफुल होगा, है ना, ऐसा समझिए इसको। तो गांधी जी इस व्यवस्था है, तो राज्य की उस तरीके से जरूरत ही नहीं रह जाएगी, पर हाँ बना देंगे, है ना, बाहरी विदेशी मामले कौन देखेगा, तो राज्य को दे देंगे थोड़े बहुत काम। तो इस तरीके से राज्य होगा। तो राज्य को क्या कहा? अनावश्यक बुराई, जरूरत नहीं है पर फिर भी रखना पड़ेगा, इसलिए राज्य क्या है? अनावश्यक बुराई है, ठीक है। गांधी जी बात करते हैं शुद्ध व नैतिक आधारों पर। लोगों की संप्रभुता की बात करते हैं। लोगों को पहले नैतिक बनाया जाएगा, है ना, और सत्यवादी बनाया जाएगा, और उनको खुद के निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी। गांव में एक एक व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट होगा पूरे उसमें, है ना। तो नैतिक व शुद्ध आधारों पर लोगों की संप्रभुता होगी, क्योंकि राज्य तो शक्तिशाली है नहीं। तो संप्रभुता या निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? तो जनता के पास होगी। और किस आधार पर जनता को ये लेना है? तो गांधी जी कहते हैं शुद्ध और नैतिकता के आधार पर ये लेना है ना। राज्य को गांधी जी क्या कहते हैं? राज्य को बोलते हैं, जो राज्य है वो हिंसा की, राज्य हिंसा की संगठित मशीन है। महात्मा गांधी ने राज्य को हिंसा की संगठित मशीन कहा है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। कहते हैं कि जो निजी संपत्ति है राज्य में, है ना, वो ट्रस्टीशिप की तरह होगी, है ना। तो ये निजी संपत्ति ट्रस्टीशिप की होती है, इसका क्या मतलब है? कि जिसकी संपत्ति होगी वो केवल रखवाला होगा संपत्ति का। मान लीजिए रखवाला होगा, जिसकी संपत्ति होगी वो, है ना, क्या होगा? केवल रखवाला होगा। और
निजी संपत्ति किसी के पास बहुत है तो भैया वो ट्रस्टी की तरह है ना, उसको अपनी संपत्ति की रक्षा करनी है और जरूरत पड़ने पर राष्ट्र को या सरकार के लिए लोगों की जरूरत के लिए दान करते चला जाना है ना, ज्यादा संपत्ति अर्जित करके नहीं रखना है। केवल वो मालिक नहीं है, उसका मालिक सरकार और यही लोग होंगे। समझिए कि ट्रस्टी है, उसके पास आएगी, वो उसका संरक्षण करेगा, अपनी जरूरत के लिए लेगा, बाकी दूसरों को चाहे तो दान देगा या कुछ भी करेगा है। तो ये निजी संपत्ति ट्रस्टीशिप की तरह, मतलब उस पर उसी का अधिकार नहीं है, वो बाकी की भी मानी जाएगी। एक तरीके से आप इसको ऐसा समझिए ना। तो संपत्ति कैसे होंगी? संपत्ति ट्रस्टीशिप की तरह होगी, है ना। जो मालिक होगा केवल रखवाला है, उसको आम लोगों की भलाई के लिए भी उपयोग किया जाएगा। तो ये हमारे मुख्य विचार थे गांधी के राज्य को लेकर, है ना। अब आगे बढ़ते, अब देखते हैं गांधीवाद कि गांधी जी का क्या राजनीति में देन है ना। तो उसको गांधीवाद के तहत हम देखें कि बेसिकली गांधी क्या है, गांधीवाद क्या है, किस तरह की शासन प्रणाली की गांधी बात करते हैं और गांधी ने मूल विचार क्या दिए, कि क्या स्वराज की बात है, सर्वोदय क्या है। तो इन सबको इसमें समझते हैं ना। तो गांधीवाद का जो राजनीतिक पक्ष है, देखिए राजनीतिक पक्ष देखते हैं गांधीवाद का, है ना। मुख्य जो गांधी के विचार है उनको गांधीवाद कहा जाता है। तो इसका राजनीतिक पक्ष क्या है? तो गांधीवाद का जो राजनीतिक पक्ष है वो है स्वराज। देखिए स्वराज पर विचार यही देखेंगे हम ना। स्वराज इसको कहा जाता है सेल्फ रूल, है ना, स्वयं पर राज, स्वयं पर राज। ये गांधी जी इसको कहते हैं हर एक आंख से, हर एक आंख से, हर एक आंसू पोंछने का अवसर, अवसर है स्वराज। स्वराज का क्या मतलब हुआ कि भैया खुद पर राज, सेल्फ रूल करेंगे हम, है ना। मतलब कि हर एक आंख से, इसको कहा गांधी जी ने कि हर एक जो आंख है, हर एक आंख से हर एक आंसू पोंछने का, ये कहा स्वराज को, है ना। स्वराज का अर्थ क्या होता है? आत्मनियंत्रण। मतलब आत्म स्वराज का अगर हम हिंदी में अर्थ देखें तो स्वराज का अर्थ क्या होता है भैया? स्वराज का अर्थ है आत्मनियंत्रण। तो स्वराज का अगर हम आम भाषा में मतलब समझे ना, तो स्वराज का मतलब केवल क्या है, आप समझेंगे कि राजनीतिक रूप से, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, इसी के साथ साथ सांस्कृतिक, है ना, और नैतिक। मतलब स्वराज मतलब कि ना केवल ब्रिटिशर्स जो थे, जो अंग्रेज थे, उनसे हमें राजनीतिक रूप से आजाद होना है, बल्कि खुद को आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक रूप से भी मजबूत बनाना है। मतलब खुद पर राज करना है, आत्मनियंत्रण करना है ना। यही मतलब हुआ स्वराज का, है ना। खुद पर आत्मनियंत्रण, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से और नैतिक रूप से हमें खुद का राज लेना है ना। तो इसने मुख्य किस पर जोर दिया? स्वराज पर। खुद का शासन, अंग्रेजों को हटाकर हम अपना खुद का शासन करेंगे। इसी को उन्होंने कहा, इसी को उन्होंने कहा है स्वराज, है ना। इसको क्या बताया है इन्होंने? कि हर एक आंख से हर एक आंसू पोंछने का अवसर है। जो ब्रिटिशर्स द्वारा हमको हमारी स्वतंत्रता का हनन किया, जो हमको इतने दुख झेलने पड़े, स्वतंत्रता नहीं मिली, है ना, आजाद नहीं है, तो ये मौका है स्वराज की खुद की हर भी आंखों से सभी के आंसू पोंछे जाएंगे, सभी को आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक सभी रूप से स्वशासन करने का अधिकार मिलेगा, है ना। तो ये मुख्य किस विषय पर गांधी का विचार है? तो यही इनका क्या था? स्वराज था, है ना। है ना। इसमें आत्मन्याय को भी गांधी शामिल करते हैं। आत्मन्याय, आत्मा के स्तर पर भी खुद न्याय कर सकते हैं अपने आप से, है ना। इसको आत्मन्याय को भी इसमें शामिल किया। तो ये हो गया इनका स्वराज, है ना। अब गांधीवाद का हम क्या करते हैं? आर्थिक पक्ष देखते हैं कि गांधीवाद जो विचारधारा है ना, इसका आर्थिक पक्ष क्या है। तो आर्थिक पक्ष है अपरिग्रह, अपरिग्रह, या इसको न्यायशीता सिद्धांत भी कहते हैं ना, न्यायशीता सिद्धांत, है ना, या ट्रस्टीशिप कहा जाता है। ट्रस्टीशिप ये क्या है? कि जो संपत्ति है, या जो संपत्ति का विचार ही इसमें आता है आखिरी पक्ष में। संपत्ति क्या है? संपत्ति का मालिक कौन है? तो संपत्ति का मालिक है पूरा समाज, है ना। संपत्ति का मालिक है समाज। मतलब ये पर्सनल व्यक्ति की संपत्ति के समर्थक नहीं है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो संपत्ति का मालिक कौन है? संपत्ति का मालिक है समाज। और व्यक्ति क्या है? व्यक्ति केवल ट्रस्टी है। ट्रस्टी यानी कि एक तरीके का रखवाला है संपत्ति का, है ना। संपत्ति समाज की देन है, व्यक्ति की खुद की नहीं है, समाज की देन है ना। और समाज कल्याण में लगाना चाहिए, संपत्ति को कहाँ लगाना चाहिए? समाज कल्याण में, है ना। संपत्ति केवल अपनी आवश्यकता अनुसार रखे, आवश्यकता अनुसार रखे, है ना, उसका संग्रह ना करे।
गांधी जी संपत्ति के संग्रह करने के बिल्कुल विरोधी नहीं थे। इनका कहना था जितनी जरूरी है केवल उतनी संपत्ति रखो, है ना, जरूरत के हिसाब से। तो व्यक्ति क्या है, व्यक्ति केवल ट्रस्टी है, केवल संपत्ति अगर उसके पास बहुत है तो अपनी जरूरत का प्रयोग करे, और जरूरत पड़ने पर वो किसके लिए उपयोग में लगाएगा, संपत्ति किसके उपयोग में आएगी, समाज के। तो मोटा मोटा ये समझ लिए जो आखिरी जो आर्थिक पक्ष है हमारे गांधीवाद का, वो ऐसा है भैया कि जो संपत्ति है, गांधी कहते हैं कि संपत्ति, निजी संपत्ति का समर्थन नहीं करते। अगर आप अर्जित भी कर रहे हो तो आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से लीजिए, और जरूरत पड़ने पर उसको समाज के कल्याण के लिए लगाएंगे, है ना। जो ग्राम और वो सब चीजें चलती रहेगी, वो व्यवस्था, वो आपसे वो संपत्ति ले लेगी, आपको समाज को देना है, वो संपत्ति सौंप देना है। तो आप केवल ट्रस्टी हो, मालिक नहीं हो, केवल रखवाले हो, है ना। तो ये हो गया ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कि आप, संपत्ति आपकी नहीं है, जरूरत पड़ने पर आपको समाज के कल्याण में देना है, ठीक है। गांधी जी कहते हैं इसी बात पे कि जो प्रकृति है ना भैया, ये भी स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति के पास सबकी आवश्यकता आवश्यकता पूर्ति के पर्याप्त साधन है। गांधी कहते हैं कि प्रकृति के पास सबकी आवश्यकता पूर्ति के पर्याप्त साधन हैं, लेकिन, है ना, लेकिन जो हमारी प्रकृति है ना, लेकिन हमारी प्रकृति एक भी व्यक्ति के लालच को पूर्ण करने में असमर्थ है। देखिए, जब भी पर्यावरणविद भी जब बात कहते हैं ना, तो इस बात को कोट किया जाता है। ये गांधी का बहुत महत्वपूर्ण कथन है, ये आप ध्यान रखेंगे। गांधी जी कहते हैं कि भैया प्रकृति के पास इतना है कि वो सबकी आवश्यकता पूर्ण कर सकती है ना, अगर व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से लेता है। पर अगर जब आपको लालच आ गया, तो प्रकृति एक भी व्यक्ति के लालच को पूरी करने में असमर्थ है ना। प्रकृति के पास अगर जो संसाधन है, अगर हम पर्याप्त रूप में उपयोग करते हैं, भावी पीढ़ियों के लिए बचाते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, तो बहुत अच्छे से सब उपयोग कर सकते हैं और काम चल सकता है। पर जब हमको लालच आ जाता है, जैसे ये आलोचना करते हैं जो यूरोपीय सभ्यता है, जो पाश्चात्य सभ्यता, उसमें क्या होता है, उसमें उपभोक्तावाद पर जोर दिया जाता है बहुत ज्यादा, कि भैया यूज एंड थ्रो, यूज करो और फेंक दो। इससे क्या है, लालच आ जाता है व्यक्ति में, खूब अगर खदानें कहीं निकल गई है तो खूब खोदो, आज वन पूरे नाश कर दो, सब खत्म कर दो, फिर आगे क्या। तो ये नहीं है, लालच की पूर्ति नहीं, एक व्यक्ति का भी लालच पूरा नहीं कर सकती प्रकृति, पर उस जबकि जरूरतें जरूर पूरा कर सकती है ना। तो ये इन्होंने आर्थिक पक्ष को लेकर अपनी बात कही है, ठीक है। जैसे आप एक एग्जाम्पल देखिए, जो सीएसआर होता है ना, सीएसआर जो होता है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। सीएसआर क्या होता है, ये क्यों बनाया गया, जैसे जो भी कॉर्पोरेट कंपनी होती है ना भैया, उनको अपने जो शुद्ध लाभ होता है उसका कुछ परसेंट, मतलब 10 से 15% या कुछ परसेंट कॉर्पोरेट्स को अपने लाभ का, है ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, है ना, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। जानते हैं, जो भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी होती है, जो भी उद्योग होते हैं, उन्हें सीएसआर भरना पड़ता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब मान लीजिए एक उद्योगपति बहुत सारा उत्पादन कर रहा है ना, फिर उसको टैक्स क्यों अलग से लगाया जा रहा है, सीएसआर। तो इसका मतलब होता है जो उद्योगपति ने उत्पादित किया है ना भैया, वो अकेले की मेहनत नहीं है ना, उसमें सब लोगों की मेहनत लगी हुई है, और जो संसाधन उसने उपयोग किए वो केवल एक के नहीं है, वो सभी, उस पर मानव जाति का समान रूप से अधिकार है। मान लो कोई उद्योगपति है, उसने इतना प्रदूषण किया, तो वो जो लाभ अर्जित कर रहा है वो खुद के लिए कर रहा है, तो पर ये जो प्रदूषण कर रहा है, इस तो हमको भी सहना पड़ रहा है ना। वो जो इतनी बड़ी जगह का उपयोग कर रहा है, इतने सारे संसाधनों का उपयोग कर रहा है, तो केवल वो उसका तो नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं हम सभी लोगों का वो है ना। वो इतना प्रदूषण भी कर रहा है तो हम सबको सहना पड़ रहा है, वो सबकी चीजें खराब कर रहा है। मान लो वो कहीं से कोयला निकाल के उपयोग कर रहा है, तो कोयला क्या क्या उस, अगर सरकार को थोड़ा सा टैक्स दे रहा है, कोयला क्या उसकी संपत्ति है क्या, नहीं भैया, वो सबकी साझी संपत्ति हुई ना। वो जितना पानी का नष्ट कर रहा है, वो कर रहा है, तो भैया उससे जो लाभ कमा रहा है ना, इसीलिए उसको 10 से 15% अपनी जिम्मेदारी समझते हुए देश सेवा में कुछ चीजों को लगाना है ना। तो इसी को सामाजिक, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कहा जाता है। यही ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों का जो है ना, उसका समर्थन करते हुए बनाया गया है ना। अब अगला जो हम विचार है गांधी जी का, जो हम पढ़ रहे हैं गांधीवाद, तो गांधीवाद का हम क्या करते हैं, सामाजिक पक्ष देखते हैं। गांधीवाद का सामाजिक पक्ष, हाँ। तो भैया गांधीवाद का सामाजिक पक्ष क्या है, तो ये है हमारा सर्वोदय।
जिसका गांधी जी ने प्रयोग किया है ना। गांधीवाद का सामाजिक पक्ष क्या है? सर्वोदय, है ना। ये कहाँ से लिए है गांधी जी ने सर्वोदय का विचार? जो अनटू द लास्ट बुक है ना। ठीक है। ये किसकी है आप जानते हैं? जॉन रस्किन की बुक है। इससे विचार लिया है गांधी जी ने किसका? सर्वोदय का। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो सर्वोदय का मतलब क्या होता है? तो देखो इसका मोटा मोटा मतलब है जनहित में, जनहित प्रोत्साहन की सामाजिक व्यवस्था। मतलब सर्वोदय की जो ग्राम का निचला से निचला तबका है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, उसका भी उद्धार करना है। जैसे मोदी जी ने एक अवधारणा लाई थी ना, सबका साथ सबका विकास। तो गांधी जी कहते हैं हमको ऐसी व्यवस्था बनाना है भैया जिसपे गांव पर हम ध्यान देंगे, है ना। ग्राम्य प्रधान व्यवस्था होगी जिसमें गांव अपने आप में आत्मनिर्भर होंगे। सभी व्यक्ति अपने अपने काम करेंगे, अपना अपना उत्पादन करेंगे, सामुदायिकता के हिसाब से खेती करेंगे। सभी संपत्ति के बराबर मालिक होंगे, कोई भूखा नहीं होगा, कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा। सभी वर्गों का एक साथ उत्थान होगा, सभी को समान शिक्षा होगी, सभी के लिए समान न्याय होगा। गांव में पुलिस होगा, गांव में ही न्यायालय होगा और गांव में सारी चीज होगी। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है ना। तो सबका साथ और सबका विकास मतलब जनहित का प्रोत्साहन करना है। इसकी एक सामाजिक व्यवस्था है सर्वोदय, है ना। इसको कह सकते हैं सबका साथ सबका विकास, है ना। सबके साथ सबके विकास की सामाजिक व्यवस्था है। ठीक है। इसमें सबके उदय की बात की जाती है। केवल कुछ लोगों को अमीर नहीं बनाया जाएगा बल्कि सभी का साथ में विकास किया जाएगा। सबका उदय, है ना। सबका विकास और सबका उत्थान। समाज में कोई ऊंच नीच नहीं रहेगी, कोई अमीर गरीब नहीं रहेगा। सब लोगों पर एक साथ काम किया जाएगा और सब लोग साथ में अमीर बनेंगे, एक जैसी स्थिति में होंगे, सबको एक जैसा न्याय मिलेगा ना। तो सभी का एक साथ जब उत्थान होगा तो इसको गांधी जी ने क्या नाम दे दिया भैया? तो गांधी जी ने इसको नाम दे दिया सर्वोदय, है ना। एक सामाजिक व्यवस्था है, सब लोग मिलकर काम करेंगे। इसके उन्होंने तीन आधार बताए हैं गांधी ने सर्वोदय के। तो देखिए सर्वोदय के तीन आधार क्या है, हम वो देख लेते हैं। देखिए इनका ये कहना है, पहला कि व्यक्ति की भलाई में सबकी भलाई होती है। व्यक्ति की भलाई में सबकी भलाई, व्यक्ति की भलाई में सबकी भलाई। दूसरा कहते हैं जो नाई है, नाई वकील, है ना, इनका समान महत्व है। तीसरा जो श्रमिक है, जो दस्तकार है ना, इनका जो जीवन है वो भी सम्मानजनक है। तो बेसिकली सर्वोदय का मतलब क्या हुआ भैया कि देखो सबका उद्धार। समाज में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई अमीरी गरीबी नहीं है। जो एक नाई के काम का महत्व है ना, वही एक वकील के काम का महत्व। मतलब दोनों के काम में कोई अंतर नहीं है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट है। काम की गरिमा पर बल देते हैं महात्मा गांधी कि एक व्यक्ति अगर टॉयलेट भी साफ कर रहा है तो वो भी बहुत बड़ा काम कर रहा है। कोई ऊंच नीच नहीं है जात में, कोई जाति पाति नहीं कर रहे। सबके कामों की एक जैसी गरिमा है। जो जो व्यक्ति जो काम करना चाहे वो कर सकता है, उसको उतना ही सम्मान और इज्जत मिलेगी, है ना। तो इससे सबकी भलाई होगी, कोई किसी को छोटा या बड़ा रूप में नहीं। गांव में जब सब व्यक्ति अलग अलग काम करेंगे, सबको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, तो देखिए गांव आत्मनिर्भर बन जाएंगे। और जब गांव आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो अपनी जरूरत की सारी चीजें गांव कर पाएंगे। आपने देखा होगा भारत पहले सोने की चिड़िया था। क्यों था? क्योंकि गांव अपने आप में आत्मनिर्भर थे, है ना। बहुत सारा खुद के गांव में एक व्यवस्था बनी होती, कुटीर उद्योग उद्योग गांव में हुआ करते थे। न्याय पंच लोग गांव में कर लेते थे। रोजगार गांव में उपलब्ध थे। नाई अपने काम कर रहा होता था, बढ़ाई अपने काम कर रहा होता था, है ना। लोहार अपने काम कर रहा है, वहां पर सुनार अपने काम कर रहा है, मूर्तिकार अपने काम कर रहा है। बहुत अलग अलग कारखाने हैं, तो सभी लोग सभी चीजों में लगे हुए थे। एक तरीके से ऐसी व्यवस्था चल रही थी कि गांव को बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। तो वही बनाने की महात्मा गांधी बात कर रहे हैं। इसलिए सर्वोदय की बात करते हैं कि सबका उदय इस तरीके से एक साथ होगा, गांव आत्मनिर्भर बनेंगे और इस तरीके से पूरे समाज का उत्थान हो जाएगा। तो ये है हमारे महात्मा गांधी का सर्वोदय। तो कुछ महत्वपूर्ण सर्वोदयी व्यक्ति कौन थे जिन्होंने इसको अपनाया? तो सबसे पहले आप जानते हैं भूमिदान किया था विनोबा भावे, है ना। विनोबा भावे पहले समाज सर्वोदयी थे। इसके बाद में एक नाम आपने सुना होगा, केजी मसरू वाला। कौन से व्यक्ति का नाम? केजी मसरू वाला, है ना। और बाद में आप देखते जेपी नारायण, जेपी नारायण। तो ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन में सर्वोदय को अपनाया, है ना।
तो आज पार्ट वन को हम यही समाप्त करते हैं। तो पार्ट वन में हमने गांधीवाद को समझने की कोशिश की है, गांधी जी का थोड़ा सा जीवन देखा है ना, राजनीति और कुछ चीजों पर उनके विचार देखे, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को पढ़ा है महात्मा गांधी के, है ना। आगे हम सत्याग्रह आदि सब बहुत सारी चीजों को देखेंगे पार्ट टू में, जो बाकी बचे हुए हमारे गांधी जी के विचार है ना। गांधीवाद देखा हमने, राज्य पे विचार देख लिया, बाकी चीजें हम पार्ट टू में देखेंगे। तो जब के लिए यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।